बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी ने ऐसा प्लान बनाया है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए लगभग असंभव है। बीजेपी ने अब दक्षिण विजय की तैयारी कर ली है। अमित शाह कर्नाटका के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि आपको मंदिर चाहिए कि टीपू ज्ञान। अमित शाह ने संगठन में जान फूंकने के लिए बीजेपी की दक्षिण में उपस्थिति को जोरदार हुंकार भरी है। बीजेपी के अनुसार दक्षिण में तैयारी जोरों पर है और 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के अनुभवी कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। इस संबंध में उनका प्रशिक्षण कुछ दिन पहले हैदराबाद में आयोजित किया गया था। केरल में 20, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17 और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने हाल ही में हैदराबाद में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, जिसमें देश के दक्षिणी राज्यों की लगभग 60 लोकसभा सीटों को टारगेट करने की पूरी योजना तैयार की गई है। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष, सुनील बंसल, तरुण चुग और विनोद तावड़े ने भाग लिया था। बीजेपी के अनुसार सरकार के कार्यों को जनता के सामने कैसे लाया जाए, इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। बीजेपी का मुख्य ध्यान तेलंगाना पर है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल केसरिया पार्टी के टारगेट पर है। बीजेपी मुख्य रूप से इन राज्यों में काम करेगी क्योंकि कर्नाटक में पहले से ही बीजेपी की सरकार है। पार्टी कर्नाटक में भी कुछ सीटों को मजबूत करेगी, लेकिन मुख्य ध्यान इन चारों जगहों पर ही रहेगा, जिसके लिए उसने 60 सीटों की पहचान भी की है। हैदराबाद में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगले साल दक्षिण में पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि बीजेपी फिर से 2024 लोकसभा में भारी संख्या में सीटें जीतकर सरकार बनाए। बीजेपी का मानना है कि अगर उसे 2024 में 303 से ज्यादा सीटें हासिल करनी हैं, तो दक्षिण की सीटों को सुनियोजित तरीके से टारगेट करना होगा और अब बीजेपी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी संगठन का टारगेट है कि किसी भी तरह पार्टी दक्षिण में अपना विस्तार कर सके। भाजपा कर्नाटका को दक्षिण में अपना राजनीतिक गेट के रूप में देखती है। बीजेपी आराम करने वाली पार्टी नहीं है। एक राज्य के चुनाव के बाद पार्टी के राजनीतिक विस्तार के लिए फिर से दूसरी जगह और चुनाव की तैयारी में वो जुट जाती है। भारत पर 70 साल राज करने वाली पार्टी कांग्रेस की एक बार फिर करारी हार हुई है। कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। भगवा दल ने कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब दिया है और राहुल गांधी समेत सभी बड़े कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद कर दी है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी को नोटबंदी के बहाने घेरने की कोशिश करती थी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग याचिकाओं पर फैसला भी सुनाया है और फैसले के बाद पूरे विपक्ष के गलियारों में सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें, 2016 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद किया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली सारी याचिकाओं को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी नीति आतंक के वित्त पोषण, जाली नोट और धन शोधन आदि को रोकने के लिए की गई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय को आज अदालत ने सही पाया है, जबकि कांग्रेस को इसे लेकर काफी हंगामा किया था। तो वहीं नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस के सारे आरोप निराधार साबित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी साबित हो गया है कि सरकार का फैसला देशहित में था। भाजपा नेता ने कहा कि नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि फैसला आरबीआई से चर्चा के बाद हुआ है। राहुल गांधी, जो हमेशा नोटबंदी को लेकर अपनी छाती पीटते रहते थे, आज वो शांत है, क्योंकि इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भाषा में दे दिया है। आपको बता दें, न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये कहा कि आर्थिक मामले में संयम बरतने की जरूरत होती है और अदालत सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। पीठ में न्यायमूर्ति नजीर के अलावा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम भी शामिल हैं। लेकिन न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न ने कहा कि 500 और 1000 के नोटों की श्रृंखला के नोट कानून बनाकर ही रद्द किए जा सकते थे, अधिसूचना के जरिए नहीं। देखना अब दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी अब कौन सा नया ढोंग रचकर भगवा दल को घेरती है। साल भले ही बदल गया है, लेकिन उर्फी जावेद की मुश्किल आज भी कायम है। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अब एक ऐसा नाम बन गई हैं, जो आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। वो कब क्या कर बैठे हैं, किसी को यकीन नहीं। उर्फी जावेद ने फैशन को आज एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। अब तक उन्होंने कांच से लेकर ब्लेड तक से बनी ड्रेसेस पहनकर लोगों को हैरान कर दिया है। वहीं अब उन्हें कई बार पब्लिक प्लेस पर टॉपलेस भी देखा गया है।
कई बार उर्फी के फैशन सेंस की तारीफ होती है तो कई बार उनके कपड़े ही उनकी मुसीबत का सबब बन जाते हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही उनके नाम एक नई शिकायत पुलिस में दर्ज हो चुकी है। ये शिकायत महाराष्ट्र की बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा चित्रा वाघ ने की है। उर्फी के खिलाफ शिकायत मुंबई की सड़कों पर न्यूडिटी फैलाने को लेकर की गई है। इस शिकायत पर अब एक्ट्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। इस पूरे वाकये से उर्फी जावेद काफी गुस्से में है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने ढेरों स्टोरीज शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने चित्रा को काफी कुछ सुना भी दिया। उन्होंने लिखा, मैं कोई भी ट्रायल और दूसरी बकवास में नहीं पड़ूंगी। मैं अभी जेल जाने को तैयार नहीं हूँ और अगर आप अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का खुलासा करते हैं, दुनिया को बताओ एक नेता कितनी कमाई करता है और कहाँ से कमाई होती है। और ये भी बता दूं कि समय समय पर आपकी पार्टी के कई मर्दों पर शोषण के आरोप भी लगे हैं। तब मैं मिसेस चित्रा वाघ आपको उन औरतों के लिए ऐसा करते नहीं देखा। अपनी एक और स्टोरी में उर्फी जावेद ने लिखा, एक और नेता की तरफ से पुलिस कंप्लेंट के साथ मैंने नए साल की शुरुआत की है। असली काम नहीं है नेताओं के पास। क्या ये नेता लोग और वकील बेवकूफ हैं? संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो मुझे जेल पहुंचा सकता है। अश्लीलता और न्यूडिटी की परिभाषा हर इंसान के हिसाब से बदलती है। अगर मेरे शरीर के अंग नहीं दिख रहे हैं तो तुम मुझे जेल नहीं भेज सकते। बिहार की राजनीतिक हवा बदलने वाली है और कुछ बड़ा होने की आशंका है। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा की तरह बिहार की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए उतारू हैं, तो वहीं बिहार के नए नवेले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस इंतजार में हैं कि वो बिहार के सीएम कब बनेंगे। इसके लिए आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता नीतीश से ये अपील कर चुके हैं कि वो केंद्र की राजनीति करे और बिहार तेजस्वी के लिए छोड़ दे। लेकिन इन्हीं सबके बीच बिहार में बीजेपी ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी इस बार किसी बड़े सियासी चाल को अंजाम देने की तैयारी में है। 2022 में बिहार के 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 पर जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद बीजेपी बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 में भी पार्टी समर्थित ज्यादा प्रत्याशियों के विजय होने से काफी उत्साहित है। वहीं अब नीतीश कुमार के अगले सियासी चाल के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने भी नई सियासी चाल चल दी है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया है कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है। इसीलिए अब जेडीयू के नेता और सांसदों को अपने फ्यूचर की टेंशन सता रही है। रविवार को तारकिशोर ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में साफ साफ कहा है कि जेडीयू नेता आशंकित हैं। यही कारण है कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तारकिशोर प्रसाद ने आगे कहा कि राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार वो इस चीज का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट मान लिया है। यही कारण है कि जेडीयू के नेता और सांसद भविष्य को लेकर आशंकित हैं। ये तो साफ है कि वो लोग बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। तारकिशोर प्रसाद ने ये बात कटिहार में कही है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता ऐसा दावा करते रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि साल 2024 में संसदीय चुनाव है, इसीलिए वो पार्टी के कांटेक्ट में हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि वो जिस नाव में सवारी कर रहे हैं वो डूबने वाली है। नीतीश कुमार ने ये स्वीकार कर लिया है कि विपक्ष की ओर से राहुल गांधी की पीएम कैंडिडेट होंगे। उन्होंने साल 2022 में सभी विपक्षी दल से अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की, लेकिन किसी ने उनको भाव नहीं दिया, किसी ने उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। कयास लगाया जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव बिहार में नए मुख्यमंत्री होंगे। इधर बीजेपी जेडीयू सांसद के उनके कांटेक्ट में होने की बात कर रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने वाली जैसी स्थिति बन रही है। ये भी चर्चा रही है कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। हालांकि जेडीयू नेता इस बात से इनकार लगातार करते आ रहे हैं। साल 2022 में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवारी को लेकर भी खास चर्चा रही है। अब बीजेपी दावा कर रही है कि उन्होंने राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार मान लिया है। यही कारण है कि उनका भविष्य अंधकार में है, जिसके चलते वो बीजेपी के संपर्क साध रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।